नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एक विशेष सीरीज स्टार्ट की थी और उस सीरीज का नाम है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट क्लासेज में वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो अब तक सबसे ज़्यादा रिपीटेड थे, यानी वर्ष 2021, 22, 23 आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हर दिन हर शिफ्ट में रिपीट हुआ हो वो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। और सीक्वेंसली ये हमारी क्लास नंबर 4 है। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो टाइम निकाल कर बाकी तीनों क्लासेज को और देख लेना। और अगर चैनल से अभी जुड़े हैं तो बता दूं, हमने थ्योरी की आपको 21 क्लासेज प्रोवाइड करवाई है। एग्ज़ाम से पहले सारी देख लो। 100% नंबर की, 100% क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ, 101% गारंटी देता हूँ। अगर थ्योरी में आपको 38 में से 38 सही करने हैं तो हमारी ये 21 क्लासेज देख जाओ, प्लस ये सीरीज़ देख लो। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर इनमें से फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। खैर, देर आई दुरुस्त आई, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इस क्लास को पूरा देखना, बाकी क्लास को भी समय निकाल कर देखना। चैनल को कर लो अभी से सब्सक्राइब, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी 4 नहीं, कम से कम 10 तक पहुँच जाएगी एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिपीटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले बताएंगे कि आज के पेपर में कौन से आए। तो चैनल कुल मिलाकर एग्ज़ाम तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। और आपका जिस दिन पेपर हो हमें ज़रूर बताना कि मेरा आज पेपर था और ये क्वेश्चन आए। हाँ, आज जो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है मुझे लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके ITI सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है और आप उनको अटेंड कर सकेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। माय डियर, ये है वो एक क्वेश्चन जिसे मैं कितना रिपीटेड बताऊं यार, हर दिन हर शिफ्ट में आया था। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। सवाल पूछ रहा है कि चित्र में आपको किस प्रकार की वाइंडिंग दिखाई गई है। सर्किट में आपको किस तरह की वाइंडिंग दिखाई गई है। एक मैंने पिछली क्लास में करवाया था, क्वेश्चन आ रहा था हाफ कॉइल वाइंडिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये तो है आपका होल कॉइल डायग्राम। कौन सा है? होल कॉइल वाइंडिंग का डायग्राम। और एक हाफ कॉइल का एग्जाम्पल पूछते हैं। ये क्वेश्चन वो है जो आपकी शिफ्ट में पक्का देखने को मिल जाएंगे। भाई बात ये है ना कि दिन में 3 शिफ्ट होती है, 3 में से किसकी शिफ्ट में आता है। अब किसकी किस्मत है कि किसके ये आ जाए, किसी के वो आ जाए। इसलिए आपको सीक्वेंसली ये जो रिपीटेड क्वेश्चन वाली क्लासेज है ये सारी देखनी है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, होल कॉइल वाइंडिंग। पहचान क्या है मैं वो बताता हूँ, उत्तर से क्या मतलब। दरअसल मैंने वो हाफ कॉइल वाला क्वेश्चन समझाया तब भी बताया था। होल कॉइल वाइंडिंग की पहचान होती है कि इसमें वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं ना, वो बिगनिंग टू बिगनिंग और एंड टू एंड होते हैं, यानी पहले से पहला और दूसरे से दूसरा जुड़ता है। मतलब वाइंडिंग का ये देखो, इस पहली कॉइल का ये अंतिम सिरा था, तो अगली वाइंडिंग के देखो अंतिम सिरे से ही जुड़ा हुआ है। अगली वाइंडिंग का ये पहला सिरा था, तो आप देखो नेक्स्ट वाइंडिंग के पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये पहचान होती है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले से दूसरा यानी बिगनिंग टू एंड और एंड टू बिगनिंग होता, देन वाइंडिंग होल कॉइल कहलाती है। लेकिन अभी तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चित्र देकर सवाल पूछेंगे, आपको बी उत्तर करना है, होल कॉइल वाइंडिंग। बताओ सवाल समझ में आया क्या? कोई समझने वाली इसमें पॉइंट है ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हो जो रुक जाए। अच्छे से कवर कर लेना प्लीज़। आ जाइए अगले सवाल पर। यस यार, एक ये वो क्वेश्चन है जो हर दिन आया है। मतलब भी आपको पता है आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पर डे 3 शिफ्ट होती है और लगभग 10 से 12 दिन पेपर चलते हैं, तो क्वेश्चन तो रिपीट होने ही है, सीधी सी बात है, रिपीट होने। सो ये वाला स्विच का एक प्रकार पूछ रहे हैं, रोटरी स्विच है। रोटरी का मतलब होता है घूमने वाला, लेकिन ये जो कंडीशन देख रहे हो ना, इसको पहचानते हुए लिखते हैं। देखो ये डालते हैं अपन इसमें जैसे सिक्का डालते हैं वैसे, इसलिए ना इसको कॉइन स्लॉट रोटरी स्विच कहा गया है। हमारे कई तरह के रोटरी स्विच होते हैं और ये ना लोकल में आपको देखोगे ना, देखने को भी मिल जाएंगे। अपने प्लांट में खूब है ना, जहाँ मैं देख ही रहा हूँ। तो ये बहुत है स्विच जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अपन इनको रिप्लेस भी करते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कॉइन स्लॉट नाम से सिक्के का स्लॉट वाला ये रोटरी स्विच है, बहुत रिपीट हुआ था। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप औरों से पीछे है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक ही लाया हूँ लेकिन आपको दोनों बताता हूँ। सवाल देखो पहले तो, 6 पोल स्टेटर मोटर की टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है। तो मैं आपको बताऊं, एक तो ये क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन ये आता है कि एक मशीन में वाइंडिंग के लिए टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। और अब देखो भाई, सीधी सी बात है,
अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप इस क्वेश्चन का भी तो आंसर कर पाएंगे ना। यानी एक ही आंसर याद करने से आपको 2 आंसर याद हो रहे हैं। और कई बार तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन थे। बोलो अब अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही तो दोनों गलत, और अगर आ रही हैं तो उसने दोनों सही कर दिए। मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, याद रख लेना, बहुत काम आएगा। और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। देखो अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, तो ये भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखा देता हूँ। 180 इंटू पोल्स, तो ये तो था आपके ऑप्शन में, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन होगा ये। इसके अलावा ना एक फॉर्मूला वैसे और बनता है, तो आप दोनों याद रखना। गुणा भाग करने के लिए कौन सा याद करना है वो भी बता दूंगा मैं। पेयर ऑफ पोल, पेयर का मतलब होता है पोल के जोड़े। तो बात तो एक ही है ना। देखो यहाँ 2 गुना कर दिया, यहाँ आधा कर दिया। तो ये नीचे वाला तो वैसे ही याद रखना है कि कभी कोई ऑप्शन ही आ जाए। भाई मान लो आप ऑप्शन में ये ढूंढते रहो कि गुरुजी आपने तो एक ही बताया था, एग्जामिनर का दिमाग सटक गया, उसने नीचे वाला दे दिया, वो क्या पता, भरोसा थोड़ी है। तो ध्यान रखना ये इसका फॉर्मूला है। आपके पेपर में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं माय डियर। टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री का फॉर्मूला भी पूछा है और टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री की वैल्यू यानी कैलकुलेशन भी करवा रहा है। वैल्यू रख दो, अब तो कोई समस्या नहीं है। मान रखना है, हल करना है। 180 इंटू पोल, 180 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 18 से 108, 1080 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर कर लेना, याद अच्छे से कर लेना। माय डियर स्टूडेंट, चीज़ें समझ में आ रही होगी, मान रहा हूँ। कैसे बताओगे यस और नो? आप इस वीडियो को लाइक करके, प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक के नहीं देखना यार। इससे हम 2 चीज़ें निकालते हैं, कितने लाइक किया मतलब कितने बच्चों को क्लास पसंद आई। सेकंड पॉइंट, लाइक से हमें ये भी होता है कि चलो ये है वो बच्चे जो इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि यस इस तरह का कंटेंट हमें और मिले, हम और बेहतर देने का प्रयास करते हैं। बिना लाइक के नहीं देखेंगे। सवाल समझ में आया क्या? फॉर्मूला याद रख लो, फिर उसका एक न्यूमेरिकल याद रख लो। कोई ज़रूरी नहीं 6 पोल हो, वो 8 पोल का भी दे सकता है, वो 4 पोल का भी दे सकता है, कोई बात नहीं। हमें 180 को पोल से मल्टीप्लाई करना है, वो कितने भी पोल दे दे क्या है, हम कर देंगे। यस, एग्री विद मी, बताओ सहमत हो कि नहीं? तो अच्छा क्वेश्चन है, 4 पोल का भी आ सकता है। क्वेश्चन घूम फिर कर कैसे भी कहीं से भी आ जाएंगे, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, याद रखना। यस, एक इसको पढ़ लो यार, ये डीसी मशीन से भी आता है और एसी मशीन में भी आता है, दोनों दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर की वाइंडिंग से भी आ सकता है, एसी मोटर की वाइंडिंग से भी आ सकता है, लेकिन आया हर बार है। क्या कह रहा है? 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या होगा यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है। देखो कॉइल पिच होती है कि आपने वास्तव में वाइंडिंग कितने पर की, और पोल पिच होती है स्लोट बटे पोल से जो हम गणना करके लाते हैं, नंबर ऑफ स्लोट अपॉन नंबर ऑफ पोल, है ना। ये याद रख लेना, इसका भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है। देखो जैसे मान लीजिए 24 स्लोट है और 4 पोल है, तो वाइंडिंग की पिच आई 6, लेकिन हमने क्या किया 5 मानते हुए किया, क्योंकि जनरली हमें पोल पिच विषम लेना होता है। तो हम इसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग या शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसे रख रहा हूँ। हर दिन हर शिफ्ट में किसी न किसी दिन जरूर आया है, और इसके साथ डीसी वाइंडिंग का भी बन रहा है, इसलिए ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है। डीसी वाले में भी उत्तर सेम है, चीज़ सेम है, इसलिए ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है ना। जैसे भी याद रख सको इन क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से याद कर लेना यार, बहुत काम आएंगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ पेपर वाले दिन ना याद करोगे कि यस ये क्वेश्चन मैं वीके नॉलेज से पढ़ कर आया था, मेरे सामने आ गया एक। ये देखो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि यही आने वाले हैं पेपरों में यार, क्योंकि यही है वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। वाइंडिंग का डायग्राम देकर आपसे नाम पूछ रहे हैं कि ये कौन सी है, तो इसे डायमंड मेश शेप बोलते हैं, ध्यान रखना, डी उत्तर करना है। डायमंड मेश शेप कॉइल वाइंडिंग, कंफ्यूज मत हो जाना। एक मेश शेप नाम से अलग से और है, और एक में पूरा है डायमंड मेश शेप। तो आपको डायमंड वाला करना है, हीरे के आकार की जाली कुंडली, ठीक है ना, हीरे के आकार की जाली कुंडली, डायमंड शेप मेश वाला करना है। अच्छे से देख लो, ये रहा डायग्राम, ठीक है ना। ये जो है ना, ये डायमंड मेश शेप कहलाता है, ये वाली चीज़। हीरे की आकृति इसी तरह की होती है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड की श्रेणी में रख लो। अब तक जितने भी बताए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है। यानी आपके जो क्वेश्चन बैंक में अगर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूं, मान लीजिए 400 क्वेश्चन है, तो 400 में से ये वो 10 क्वेश्चन है जो उठाए जाते हैं। आपकी 3 फेज मोटर वाइंडिंग में जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है, तो 150 में से ये है वो 5 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, जो अब तक बताए हैं। सवाल देखो,
3 फेज AC इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होता है? वैसे तो हम 5 से 7 गुना बोलते हैं, ध्यान रखना। किसका? अपनी FLC का, फुल लोड करंट का। लेकिन यहाँ ऑप्शन 5 से 6 गुना का है तो डी ऑप्शन कर देना। जैसे जनरली क्या कहा जाता है कि 1 HP की 3 फेज मोटर 1.5 एम्पियर करंट लेती है फुल लोड पर। मान लेते हैं 10 HP की मोटर है तो उसका करंट हो गया 15 एम्पियर। अब इस मोटर को जब चलाएंगे तो शुरू में इसका करंट 90 एम्पियर तक जा सकता है, इसीलिए स्टार्टर लगाया। क्यों? क्योंकि 15 एम्पियर वाली को 90 एम्पियर मिलेगा, वाइंडिंग चल जाएगी, इसलिए हम स्टार्टर लगाते हैं ताकि करंट कंट्रोल हो जाए। तो स्टार्टर का सवाल भी आ सकता है, याद कर लेना। मतलब एक्सप्लेनेशन में ही एक क्वेश्चन का आंसर और हो गया। स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अभी डी उत्तर करना है, पूर्ण भार करंट का, फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया था, इस बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जितने इन सीरीज वाले क्वेश्चन में करवाएंगे ना, मैं आपको विश्वास देखो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। पेपर देने जा रहे हो तो ये भी पढ़ कर जाओ भाई, जो आपने पढ़ रखा है इतना एक्स्ट्रा और सही, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं अपन। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अब देखो 3 फेज मोटर कोई ज़रूरी नहीं है, आप तो इस पॉइंट को याद रखो। इंसुलेशन प्रतिरोध चाहे मोटर की वाइंडिंग का हो, चाहे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का हो, चाहे किसी मशीन की बोर्डिंग का हो, चाहे घर की वायरिंग का हो, एक ही उत्तर आएगा, मेगर। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए एक ही मीटर है और उसका नाम है मेगर। ये मेगा ओम में रीडिंग देता है। आपसे एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आता है, अच्छा इंसुलेशन प्रतिरोध कितना है? तो मध्यम इंस्टॉलेशन जितनी भी होती है, मीडियम वोल्टेज तक की, यानी 650 वोल्ट तक की, 0 से 650 तक, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया। बेटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है? मोर देन 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम से अधिक हो वो इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत सही माना जाता है। मेगर से हम इसे टेस्ट कर दें। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दोष की स्थिति से थर्मल ओवरलोड रिले मोटर को बचाती है? नाम से ही पता लग रहा है यार, ओवरलोड से बचाती है कि नहीं? ओवरलोड का ये रहा, इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत लिखी है, ओवर करंट लिखा है इन्होंने। दरअसल ओवर करंट होती है निर्धारित मान से ज़्यादा करंट जाना, वो शॉर्ट सर्किट में भी जा सकती थी, तो पूरा लिखना था ओवरलोड करंट। हिंदी में इन्होंने अति धारा लिखा है ना, वास्तविक नाम लिखना चाहिए था अति भार धारा। ओवरलोड को भार बोलते हैं, तो अति भार बोलते हैं ओवरलोड को, कोई बात नहीं। अभी क्या होगा, पेपर में सीधा क्वेश्चन होगा, ऐसा ही ऑप्शन छपा हुआ होगा। हाँ, ABCD कोई ज़रूरी नहीं है, वो चेंज हो सकता है। ABCD जैसे यहाँ आपने ये C ऑप्शन में है, हो सकता है आपके पेपर में ये A ऑप्शन में हो। वो इतना सा पेशेंस आपको रखना है, कॉमन सेंस यूज करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। ओवरलोड रिले किससे बचाती है? तो ओवरलोड से ही बचाती है। ओवर करंट चलेगा, निर्धारित मान से ज़्यादा लोड का मतलब करंट ज़्यादा चलना, नो डाउट। ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। ऐप डाउनलोड करके फ्री वाले टेस्ट अटेंड कर रहे हो कि नहीं, ये भी बताओ। बिल्कुल जी, फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए ताकि तैयारी परख सको। कितनी तैयारी है खुद से पता तो कर लो। सवाल देखो, हाफ कॉइल कनेक्शन में 28 स्लॉट है, 14 पोल है, 14 कॉइल है, सीलिंग फैन के लिए स्लॉट दूरी की गणना करो। दरअसल यहाँ तो ना कोइंसिडेंस ऐसा बैठ रहा है। देखो सीलिंग फैन क्या है, सिंगल फेज मोटर होती है छत पंखे में, और सिंगल फेज में फेज अंतर 90 डिग्री होता है। लेकिन ऐसे याद नहीं करना है आपको, ये कोइंसिडेंस है कि इस क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री आ रहा है। मैं आपको बताऊं, स्लॉट दूरी में वो ये पूछ रहा है कि रनिंग वाइंडिंग को आप अगर 1 नंबर स्लॉट से शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ से शुरू करोगे? हमें पता है दोनों के बीच में कितना अंतर रखना है, 90 डिग्री का। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने स्लॉट छोड़ देंगे ताकि 90 डिग्री का अंतर पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्लॉट दूरी को इंग्लिश में स्लॉट एंगल बोलते हैं, और स्लॉट एंगल का मतलब होता है पर स्लॉट, मतलब एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितनी बन रही है। इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटे स्लॉट। टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया था, 180 इंटू पोल। पोल कितने हैं? 14। स्लॉट कितने हैं? 28। भाग देकर देखो,
14 को 28 से काटेंगे 2, 180 को 2 से काटेंगे 90। दोबारा बताऊं, स्लोट एंगल का आपसे मान पूछे तो क्या करना है, 180 डिग्री इंटू पोल बटे स्लोट, ये फॉर्मूला लिख लो, बस सीधा उत्तर आएगा। मैं फॉर्मूला इसलिए भी बता रहा हूँ, वो बाय चांस पोल की संख्या बदल दी, स्लोट की संख्या बदल दी तो उत्तर 90 डिग्री नहीं आएगा। आंकड़े याद करना ज़रूरी है, आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मूला याद ही कर लो। कुछ भी दे दे, हमें तो मान रखना है, रल करना है। मान लीजिए पोल 14 ही रखे लेकिन स्लोट 28 की जगह वो स्लोट भी 14 ही कर देता तो कुछ भी कर सकता है ना। या फिर स्लोट 28 ही रखे लेकिन पोल 14 की जगह कितना कर सकता था, 6 कर सकता है, 4 कर सकता है। बात को समझिएगा, है ना। देखो अगला सवाल, यस, स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। इसके 2 क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से पढ़ना। स्प्लिट चरण भी लिख देगा, हिंदी में स्प्लिट चरण को विभक्त कला बोलते हैं, और एक सिंगल फेज का भी आता है, इसलिए एक क्वेश्चन है एकल चरण मोटर। दोनों बात एक ही है, उत्तर एक ही है दोनों का। चाहे सिंगल फेज नाम दे दे, चाहे स्प्लिट फेज नाम दे दे, 2 क्वेश्चन है, आएंगे दोनों ही, रिपीट हो रहे हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो दोनों आ सकते हैं, है ना। नियम के अनुसार ऑप्शन करना है ए, लेंज का नियम, ठीक है ना। आपको वही उत्तर सही करने हैं जो आपकी निम्मी असाइनमेंट ने सही माने हैं, निम्मी क्वेश्चन बैंक ने सही माने, क्योंकि वो उसी को ही सही मानते, नहीं तो गलत कर देंगे। हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ए करना है। बताओ बात समझ में आई क्या, ठीक है। वैसे है क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट और ज़रूरी, और ये आए भी थे, बहुत आया था भाई। अगला सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है। देखो नो लोड टेस्ट से हम आयरन लॉस की गणना करते हैं, लेकिन एक और सवाल भी आएगा, वो है रोटर ब्लॉक टेस्ट का। तो ध्यान रखना, रोटर ब्लॉक टेस्ट में आपका आंसर होगा कॉपर लॉस, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, दोनों ही बड़े ज़रूरी है, मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। अच्छा जी, एक ये वाला सवाल भाई, स्टार्टर वाला, कि ये कौन सा स्टार्टर है यार, पक्का आएगा, 101% गारंटी है, रट लो इसे। और ये है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, अच्छे से कवर कर लेना, याद कर लेना, बहुत ही ज़रूरी है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर इसका उत्तर होगा। इसको तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, डायग्राम तो आया ही आया है, कोई इश्यू नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक ये वाइंडिंग वाला भाई, कौन सी वाइंडिंग है, तो देखो सिंगल वाइंडिंग तैयार करिए। अब इश्यू क्या है, देखो वास्तव में तो देखो ये स्केन वाइंडिंग है, बट श्रीमान जी इन्होंने स्क्यू वाइंडिंग कर दिया, तो आपको भी इसका उत्तर स्क्यू ही करके आना है, वो नंबर तभी देंगे। दरअसल इनसे गलतियाँ क्या होती है कि क्वेश्चन पहले बना लेते हैं और डायग्राम बाद में उठा करके देते हैं, तो गलतियां कर बैठते हैं। एक ये स्पीड कंट्रोल वाला क्वेश्चन आ रहा है बार बार। अब सिंपल फंडामेंटल चीज़ें अगर आपने समझ रखी हो तो एक के स्टेटर को सप्लाई दे रहे हैं, इसकी रोटर से जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो अगली वाइंडिंग मोटर के स्टेटर को दे रहे हैं, तो ये स्टेप्स में प्रचालन होता है, इसे कैस्केड ऑपरेशन बोलते हैं। पहले कई बार मैंने करवाया हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ा यहाँ जल्दी भी करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल से बताया हुआ है। कैस्केड को हिंदी में सोपान नियंत्रण बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इसलिए हिंदी में सोपान भी लिख सकता है। वैसे ये कैस्केड होता है, कैस्केड का मतलब होता है पीढ़ियाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक से दूसरा स्टेप में जाना। यस, कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है, देखो एक विशेष तरह का कंट्रोल सर्किट आपको दिखाया गया और इसको पूछ रहे हैं, तो ये आपका इंचिंग सर्किट है, इसे जॉगिंग नाम से भी बोलते हैं। और इंचिंग या जॉगिंग क्या होता है, ये मैं पिछली क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब डिटेल से बता चुका हूँ आपको, कि मोटर को बार बार ऑपरेट करते हैं जब अपन जितनी ज़रूरत होती है उतनी देर के लिए, अस्थायी प्रचालन को केस वो बोलते हैं इंचिंग। सवाल देखो, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाउंड क्यों होता है, यानी ये कंपैरिजन यूँ करवा रहा है कि हमारे पास जब पहले से स्क्विरल केज मोटर थी, स्क्विरल केज मोटर जो शॉर्ट सर्किटेड रोटर था, तो हमने रोटर की वाइंडिंग क्यों करी। दरअसल वाउंड रोटर का रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण टॉर्क भी अधिक है। आपको मैं डिटेल से कभी पढ़ाऊंगा। इंडक्शन मोटर का टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा रोटर का रेजिस्टेंस होगा टॉर्क उतना ही अच्छा होगा। इसलिए स्टार्टिंग हाई टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं, रनिंग में भी हाई टॉर्क फिर मिलेगा। तो डी उत्तर करना है, याद इसको भी रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कवर अप करना ही होगा। अच्छा, एक ये वाला भाई, वाइंडिंग वायर के रूप में ये क्वेश्चन आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में रखूँगा मैं इसे। सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग करने के लिए किस वायर का उपयोग करते हैं? पीवीसी कवर्ड वायर होता है, ए ऑप्शन है आपका। मैंने यहाँ पर मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन बताए, बाकी 2 ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है माय डियर, यहीं रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपने कवर किए ही हैं बहुत अच्छे से। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब आप भी करो, दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस क्लास को पहुँचाइए ताकि वो भी देख सकें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत धन्यवाद।